कश्मीर घाटी और बॉर्डर पर हालात अब हद से ज्यादा बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। आतंकियों की मदद के लिए पाकिस्तान एक तरफ पत्थरबाजी को उकसा रहा है तो दूसरी ओर पाकिस्तानी फौज ने सीमा पर खूनी खेल शुरू कर दिया है। आज दिन में पाकिस्तान ने एलओसी पर पुंछ में बेवजह गोलाबारी शुरू कर दी और फायरिंग की आड़ में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने 2 जवानों के शव के साथ बर्बरता की। इस घटना के कुछ घंटों के अंदर ही कश्मीर घाटी के कुलगाम जिले में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें 5 पुलिस वाले शहीद हो गए। आतंकी उन पुलिस वालों के हथियार भी लेकर फरार हो गए। बॉर्डर पर पाकिस्तान की बर्बरता के बाद पूरे हिंदुस्तान का खून खौल रहा है। सेना की उत्तरी कमान के प्रवक्ता ने बताया कि पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने रॉकेट और मोर्टार से गोले दागे और उसी दौरान पेट्रोलिंग कर रहे सेना और बीएसएफ के जवानों पर पाकिस्तान की ओर से बीएटी ने यानी बॉर्डर एक्शन टीम ने एक्शन किया। सीमा पर शहीद हुए बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर और आर्मी के नायब सूबेदार परमजीत सिंह के शव के साथ बर्बरता दी। सेना ने शहीदों के शव के साथ हुई बर्बरता का माकूल जवाब देने की बात कही है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा है कि इस कायराना हरकत का जवाब जरूर दिया जाएगा। हालांकि ये सवाल जस का तस है कि बॉर्डर पर शहीदों के साथ बर्बरता कब तक। पिछले 6 महीने में ये तीसरी घटना है जब पाकिस्तान ने सीमा पर शहीद हुए जवानों के शव के साथ इतना अमानवीय सलूक किया है। पूरे देश को हमारी सेना और फौज के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसकी जो प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे और जो ये बलिदानी हमारे 2 सिपाहियों की है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। यह बर्बरता कार्रवाई है, किसी भी आर्मी को यह शोभा नहीं देती, लेकिन मैं यही कहना पर्याप्त नहीं होगा। इसका जवाब एक ही है कि उनके ऊपर उनके सेनानियों पर भी हमला किया जाए। मैं शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पिछले 6 महीने से निरंतर भारतीय सैनिकों के शवों की बढ़ती हुई संख्या पर अफसोस जाहिर करता हूं। सवाल अब ये है कि हम क्या करेंगे। हर बार जब पाकिस्तान ऐसा करता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, हम बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तान से इसकी कीमत हम वसूल नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान ऐसी हरकतों से बाज नहीं आए। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान कब बाज आएगा। आज पूरे देश का खून एक बार फिर से खौल रहा है और हर आदमी हर इंसान ये सवाल पूछ रहा है खासतौर पर सरकार से कि आखिरकार इस तरह की बर्बरता कैसे। पाकिस्तान बीएटी यानी बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि आतंकियों के साथ उसने सेना के कुछ जवानों की एक टीम बनाई है। यही टीम इस तरह की कार्रवाई वहां पर करती है। अगर उनको कोई भारतीय सैनिक या बीएसएफ का जवान अकेला मिल जाए या क्रॉस फायरिंग में फंस जाए तो उसके शव के साथ बर्बरता की जाती है, हाथ पांव तक काट दिए जाते हैं। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि पाकिस्तान को हम कैसे टैकल करेंगे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला जी हैं, हमारे साथ अभय दुबे हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे पास साथ सौरभ शुक्ला हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एडिटर इन चीफ हैं न्यूज मोबाइल एशिया के, रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और कर्नल यूएस राठौर साहब जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट। राठौर साहब, सबसे पहली शुरुआत आपसे करता हूं, इस बलिदान का कैसे बदला ले हिंदुस्तान, क्योंकि 6 महीने में तीसरी घटना। देखिए, इस बलिदान का बदला, अगर आप उस रिस्पांस की बात कर रहे हैं कि हम एलओसी पे फिर से फायर करेंगे, छिटपुट फायर करेंगे, तो उससे कुछ नहीं होना है। अब वक्त आ गया है कि आपने अपने रिस्पांस मैकेनिज्म को एस्केलेट करना है। पाकिस्तान वही भाषा समझेगा जिसमें उसको ज्यादा कीमत चुकानी पड़े। मे भी हो सकता है एक लिमिटेड वॉर अगर किसी थिएटर में करना है तो मैं उसकी सलाह दूंगा, क्योंकि ये चीजें बंद नहीं होंगी। ये फुटकर जो 1-2 का ये हो रहा है, भारत बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है मैन पावर लूज करके, साथ में अपनी साख गंवा रहा है देश में, दुनिया में, कि 1.3 मिलियन आर्मी कितनी आसानी से पाकिस्तान उसे मार के निकल जाता है। अब वक्त आ गया है अपने रिस्पांस को रिव्यू करें। जो पुराने ढर्रे के रिस्पांस थे, फायरिंग वगैरह नहीं चलेगी। अब पाकिस्तान को दिखाना पड़ेगा कि इसके ऊपर भारत
सख्त कदम ले सकता है। सख्त कदम ले सकता है और मैं कहता हूं लेना चाहिए। सीधे चलता हूं अपने सहयोगी राजीव शर्मा के पास। राजीव देवरिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये शहीद प्रेम सागर का घर है। राजीव, शहादत प्रेम सागर की हुई है, उनके परिवार के दुख की कल्पना हम कर सकते हैं कि कितना असीम गमों का पहाड़ इन पर टूट पड़ा होगा। क्या कहते हैं गांव के लोग? दीपक जी, गोरखपुर से करीब 125 किलोमीटर दूर ये गांव है टीकमपुर, जो कि भाटपार रानी के आगे टीकमपार ये जगह पड़ती है। और इस वक्त मैं गांव में हूं। तमाम गांव वाले यहाँ पर इस सन्नाटे को, इस अंधेरे को, क्योंकि यहाँ पर बिजली भी नहीं आ रही है इस वक्त, अगर कोई चीज चीर रही है तो यहाँ के लोगों की रोने की आवाजें चीर रही हैं। पूरा गांव यहाँ पर एक है और गांव लगातार वो बातें कर रहा है जो हमारा पैनल भी डिस्कस कर रहा है कि आखिर इस जवाब को कब दिया जाएगा, कब वो मैसेज दिया जाएगा। शहीद होने के ऊपर यहाँ के गांव वाले दीपक जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो एक पल और एक क्षण की बात नहीं होती है, देश को आगे रखना पड़ता है, घर को पीछे छोड़ना पड़ता है। एक छोटा सा गांव है ये, यहाँ पर जहाँ है दयाशंकर इनके भाई हैं। भाई की शहादत पर गर्व है आपको? जी, हमारे बड़े भाई हैं, उनके ऊपर गर्व है, जो कि देश के लिए वो कुर्बान हो गए हैं और वो शहीद हो गए हैं। और अभी तक उनका सूचना हमको क्लियर नहीं मिला है और दुख भी है। दुख के साथ साथ खुशी भी है कि हमारे भाई साहब देश के लिए शहीद हुए हैं। 4 बच्चे हैं दीपक जी उनके। एक बेटी का ब्याह हो चुका है, एक छोटी बेटी है, एक छोटा बेटा है, एक बेटा बाहर पढ़ाई करता है, एक बेटा हमारे साथ यहाँ पर है। पापा ने देश के लिए अपनी जान दे दी है, कुर्बान हो गए हैं देश के ऊपर, उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। अपने पापा पर गर्व है आपको? यस, हमारे पापा पर गर्व है जो अपने देश के लिए जान देते हैं। जितने भी हम बस यही कहना चाहते हैं कि देश के नौजवानों को अपने देश के लिए जान देना चाहिए। गांव के लोग क्या सोच रहे हैं? हम भी यही सोच रहे हैं कि हमारे जो शहीद हुए हैं इनके लिए हम सब लोग चाहेंगे कि देश के लिए कुर्बान होने पर हम सभी को लोग, देश भी हमारे जैसे नेता भी हमारे सरकार जो है इसके लिए हमारे लिए क्या कदम उठा रही है इसको हम देख रहे हैं। क्या कदम उठा रही है इसको देख रहे हैं। अपने बीच के आपके प्रेम सागर जी हैं, पूरे गांव को अब उनकी शहादत पर गर्व है। जी बेशक गर्व है। हम भी यही चाहते हैं कि भाई जिस तरह हमारा भाई शहीद हुआ है उसी तरह हम लोग चाहते हैं किसी और नेता लोग आगे बढ़ाएं कि हम लोग शहीद होकर। राजीव, लोग क्या कहते हैं, ये जो बार बार बर्बरता की जाती है, पाक की बॉर्डर एक्शन टीम जो वहां के टेररिस्टों का एक छोटा सा समूह है जो बॉर्डर पर लगातार घूमता रहता है, वो जो शवों के साथ बर्बरता करता है, उसके बारे में इन लोगों का क्या कहना है? खासतौर पर पाकिस्तान के इस तरह के कायराना हमलों पर इनका क्या कहना है? शवों के साथ बर्बरता की जाती है, जो शहीद हैं, ये कायराना हमले होते हैं, शवों के साथ बर्बरता। क्या गुस्सा है आप? लगता है कि हमारा नेटवर्क टूट गया है। राजीव से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजीव हमें देवरिया के पास उनका गांव है, वहां से अपनी बात बता रहे थे। राठौर साहब, मैंने आपको बीच में रोका क्योंकि सीधे हमारा देवरिया से कनेक्शन जुड़ गया था। संक्षेप में जवाब चाहूंगा, बाकी पैनलिस्ट के बाद उसके बाद में जाऊंगा। आखिर ये हो क्यों रहा है? देखिए, पाकिस्तान इस समय सिचुएशन रीड कर रहा है कि घाटी में तनाव है, पत्थरबाजी की घटनाएं हैं, राजनीतिक अस्थिरता है और उसके बीच में ये समर गर्मियों का मौसम है। पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन भी कराना है ताकि जाड़ों में ये आतंकवाद जिंदा रहे। तो आज की तारीख में पाकिस्तान एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देखता है कि घाटी में अस्थिरता है, राजनीतिक अस्थिरता है। आप जोड़ के देखें, कुपवाड़ा में वो कैप्टन आयुष यादव और उनके 2 जवान साथी शहीद हुए, उसके बाद ये घटना हुई। आज आप खुद बता रहे थे कि शहर में कुलगाम में कैश वैन पे हमला हुआ, 7 लोग मारे गए। तो ये सारी चीजें ऑर्केस्ट्रेटेड मैनर में की जा रही है, ये कोई छिटपुट नहीं है, ये बड़ी रणनीति का हिस्सा है कि इसको किसी तरीके से उठाया जाए। इसके साथ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ये तो सामरिक फ्रंट पे है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आप देखिए कुलभूषण जाधव के साथ क्या हो रहा है। तो ये आज पाकिस्तान ऑल आउट प्रोवोकेशन में आ गया है मोड में।
इंडिया को वो प्रोवोकेट करना चाहता है, इंडिया को टेस्ट करना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूं इसका जवाब रन ऑफ द मिल जवाब नहीं चलेगा, अभी इसका आउट ऑफ बॉक्स जवाब चाहिए ताकि पाकिस्तान थर्रा उठे। आउट ऑफ बॉक्स जवाब चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, आप ऐसे मामलों में बड़े संजीदा ढंग से और बड़े पैशन के साथ बोलते रहे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपका खून नहीं खोलता कि 6 महीने में 3 बार शवों का म्यूटिलेशन हुआ है? और अगर मैं आपको फिगर बताऊं, आज के फिगर, अगर अभी तक के फिगर बताऊं तो 2014 में 110 आतंकी मारे गए और 51 जवान शहीद हुए। 2015 में 41 जवान शहीद हुए और सितंबर 2016 तक आज तक 64 जवान शहीद हो चुके हैं। यानी ये जो स्रोत है ये साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल का है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक ही काफी थी? मुझे नहीं लगता सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान कुछ भी समझ पाया है। निश्चित तौर पर दीपक जी, मैं कर्नल राठौड़ जी से और आपसे इस मामले में बिल्कुल सहमत हूं। हमारा एक भी जवान यदि वीर गति को प्राप्त होता है तो मां भारती का लाल हम खोते हैं। और जिस तरह से हमारे जवानों के शवों के साथ बर्बरता की जा रही है वो काबिले माफी नहीं है। और निश्चित को जब तक पाकिस्तान सबक न सीख जाए इस तरह की दीर्घकालिक योजना पर निश्चित तौर पर काम करेगी और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। और हिंदुस्तान में ये राजनीति के किसी भी मापदंड से ऊपर उठकर एक भारतीय के रूप में सोचने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान पिछले 70 वर्षों से हमारे 1 लाख से अधिक निर्दोष लोगों के प्राण ले चुका है, हमारे हजारों सैनिकों को मार चुका है। अब पाकिस्तान को जो है निर्णायक उस पर प्रहार किए जाने की सबका समय आ गया है। और निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार सेना को इतना संबल देगी कि सेना पाकिस्तान के आतंकवादी नीतियों के गर्भगृह पर प्रहार कर सके। अभय दुबे जी, आपकी पार्टी ने भी आज संयम नहीं रखा और आपकी पार्टी ने भी सीधे सीधे सरकार के खिलाफ बयान दे दिया। क्या आपको नहीं लगता कि ये वक्त सॉलिडेरिटी में सरकार के साथ खड़े होने का है? हालांकि मैं खुद ये कह रहा हूं कि इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हुई है। देखिए, पार्टी के अगर वक्तव्यों को आप देखेंगे तो हमने सबसे पहले यही कहा है कि समूचे देश की तरह हम सरकार के साथ हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय हिंदुस्तान देगा और पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाएगा। हमारी सेना बहुत कैपेबल है। बीते 35 माह में पाकिस्तान ने 1443 बार सीज फायर के वायलेशन किए हैं, 172 बार टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है जिसमें 12 बड़े हमले हुए हैं, उधमपुर में, पठानकोट में, उरी में, पेम्पोर में, हंदवाड़ा में, और 200 जवान मारे गए ये सरकार ने बताया और 91 सिविलियंस मारे गए। सेना तो कैपेबल है दीपक जी, लेकिन सरकार से क्या अपेक्षा है? मोदी सरकार से अपेक्षा है कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को है, जिसने प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं रिव्यू करूंगा, जो साफ्टा का एग्रीमेंट है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको रिव्यू करने की बात थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पाकिस्तान प्यासा मरेगा, इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करूंगा। मुझे दुख इस बात का है कि अभी मार्च के महीने में 10 सदस्यीय दल लाहौर जा करके पीआईसी की मीटिंग अटेंड करके आया है। हम लोग, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब सीमा पर सैनिक अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं तब 43 मेट्रिक टन फूल हमने भेजे हैं, 14 मेट्रिक टन शहद हमने भेजा है, 6222 मेट्रिक टन बफेलो मीट हमने पाकिस्तान को परोसा है। हमको चाहिए कि सेना तो दृढ़ता से कार्रवाई करे, मगर राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय सामूहिक रूप से दें। मैं सिर्फ सरकार पर आरोप लगाना नहीं चाहता, हम सारे राजनीतिक दल एक हैं। हमको कड़ी कार्रवाई। नहीं, अगर आप सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे तो किस पर लगा रहे हैं भाई? सरकार पर आरोप तो लगा रहे हैं, और आप सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं तो किसके लिए कह रहे हैं कि इतने मेट्रिक टन अनाज भेज दिया, इतने मेट्रिक टन जो है नॉनवेज गोश्त भेज दिया, इतने मेट्रिक टन फूल भेज दिए? ये तो सरकार पर ही आरोप है। और यही जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे ने पॉइंट की बात उठाई है और उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि ऐसे मामले में गलबैयां डालने से क्या होगा। 14 बार कुलभूषण जाधव की
मैं एक और फैक्ट रखना चाहता हूं आपके सामने। 14 बार कुलभूषण जाधव की काउंसलर एक्सेस को इंटरनेशनल प्रेशर के बाद भी पाकिस्तान ने अंगूठा दिखा दिया है। और क्या चाहते हैं, और कैसे डिप्लोमेटिक अलग थलग करेंगे आप पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान को पूरी तरह से घेराबंदी किए जाने की आवश्यकता है। सरकार उस पर काम कर रही है। जिस साफ्टा एग्रीमेंट की जिक्र कर रहे हैं, उस साफ्टा एग्रीमेंट को एंडोर्स करने का काम यूपीए की सरकार ने किया था। मैं इसका राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता, किंतु जब ये आरोप लगा रहे तो कृपया जान लें कि इनके कैप्टन अमरिंदर सिंह जब हमारे लोगों के जवानों के गले काटे जा रहे हैं, उसमें बिजली बेचना चाहते हैं पाकिस्तान को। हमको पाकिस्तान को हर तरह से डिप्लोमेटिकली उसको हमको एक कॉर्नर किए जाने की आवश्यकता है, रणनीतिक तौर पर एग्रीमेंट कर रहे हैं और उसको चोट पहुंचाए जाने की आवश्यकता है। और क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेसियों से इतनी ही विनती करूंगा, केंद्र की सरकार नहीं कर रही क्या? करके उसका राजनीतिक रंग देके पाकिस्तान को एडवांटेज न दिया जाए। पाकिस्तान को किसी प्रकार का, हमारे अंदर राजनीतिक भेद है, इस नाम पे हम पाकिस्तान को 70 वर्षों से एडवांटेज देते रहे हैं। उसी का परिणाम है कि 1 लाख से अधिक निर्दोष लोग हमारे मारे जा चुके हैं। हम अपने 2 प्रधानमंत्री पाकिस्तान आतंकवाद के कारण हम अपने 2 प्रधानमंत्री कम से कम जन्म दिवस की बधाई विनती करूंगा, राजनीतिक रंग न दें, बल्कि पाकिस्तान के मामले पर हम सबको जो है एक होकर सोचने की आवश्यकता है और पाकिस्तान को गहरे चोट पहुंचाने के लिए सेना को हम उसका मनोबल बढ़ाएं, इस तरह के बयान दिए जाने की आवश्यकता है। सौरभ, मैं आपसे जानना क्या चाहता हूं, क्या भारत की डिप्लोमेसी इतनी कमजोर हो चुकी है कि 14 बार बोलने के बाद कुलभूषण जाधव पर काउंसलर एक्सेस ना मिले, बैट की एक्शन चलती रहे और आतंकी हमले बढ़ते रहे, या फिर सेना की गोलीबारी बढ़ती रहे? बिल्कुल सही एक सवाल पूछा कि 14 बार हमने काउंसलर एक्सेस मांगा और नहीं मिला। प्रॉब्लम यह है कि प्रधानमंत्री जो है वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो सक्षम है, पर एक जो विदेश मंत्रालय की ब्यूरोक्रेसी है, वो डिप्लोमेसी जो पाकिस्तान के साथ है वो एक अपनी तरह से करना चाहती है। ये परेशानी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक रैशनल एनिमल नहीं है। पाकिस्तान के साथ आप एक रैशनल तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। पाकिस्तान को कई, जैसे प्रेम शुक्ला जी ने भी कहा कि कई तरफ से घेरने की जरूरत है, और यह जो है चौकोरी, मैं ये कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री यहां पर खुद एक लीड ले, वो अपने दिल पर जो चाहते हैं एक अपने इंस्टिंक्ट से बात करें। इस सरकार में ऐसे बहुत सारे नेता हैं, कद्दावर नेता हैं जो एक बहुत स्ट्रांग विल रखते हैं, उनको सोचने की जरूरत है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और डिप्लोमेट्स हैं उनका काम है इंप्लीमेंट करना। वो जो ये बात करते रहते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ डायलॉग रखिए, पाकिस्तान को इस तरह से एंगेज करिए, वो सब चलने वाला नहीं है। आपको पाकिस्तान को जिस भाषा वो समझता है वो करने की जरूरत है। क्या कारण है कि अभी तक भारत में का उच्चायुक्त जो है वहां पर है, वहां पर एक आपको उच्चायुक्त को रिकॉल करना चाहिए, खाली एक डिप्टी हाई कमिश्नर रखना चाहिए। आपको अपना एक अच्छा अफसर वहां वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को एक इंटरनेशनली आइसोलेट करने की जरूरत है। लेकिन आइसोलेशन का भी अफसोस की आइसोलेशन का भी कोई फायदा नहीं होता। हम ये देख रहे हैं, कुलभूषण जाधव का केस देखा हमने, कई सारे और केस देखे, और जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी प्रेशर बनाती है भारतीय सेना पर, या पाकिस्तान के कूटनीति प्रेशर बनाती है, वो भी अपने आप में एक देखने वाली बात है। उस पर भी विश्लेषण करने की जरूरत है। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद मैं जाऊंगा, हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, और के सिन्हा साहब से मैं पूछूंगा कि क्या भारत को करना चाहिए ऐसे हालात में। ब्रेक के बाद तो सवाल यह है, हर बच्चा कह रहा है कि इस बलिदान का पाकिस्तान से कैसे बदला लेगा हिंदुस्तान। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं। जनरल साहब, जो हालात आपने कारगिल के अंदर देखे, आपने कारगिल का वॉर लड़ा था, जो हालात आपने इस सेक्टर के अंदर देखे, उसको देखने के बाद आपको क्यों लगता है कि इस इलाके को निशाना बनाया गया, और क्या भारतीय सेना को इस तरह के इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि तुरंत जवाब दिया जाए और वैसा ही जवाब दिया जाए? दीपक जी, जो आपने सवाल किया है इतना गुड सवाल है, और मैं ये सोचता हूं कि आज देश का जो भी इंसान कुछ सोचता है इस सवाल के जवाब चाहता है।
ये बात ये नहीं है कि इसका जवाब रिस्पांस क्या है या क्या हम एक इंसिडेंट का जवाब इंसिडेंट से दे रहे हैं। यदि आप बिगर पिक्चर को देखिए, ये 2013 से शुरू हुआ हेमराज, उसके बाद आपने बताया 6 महीने में 3 म्यूटिलेशन हुए, सर काट के ले जा रहे हैं। बैट एक्शन हो रही है, आपको मैंने बैट एक्शन झेला है एलओसी के अंदर में। बैट एक्शन होती क्या है मैं ये थोड़ा बताना चाहता हूं। बैट एक्शन आर्मी की एक्शन है, ये कोई मिलिटेंट की एक्शन नहीं है। बॉर्डर एक्शन टीम में स्पेशल जो उनके ग्रुप हैं, जिस तरह से हमारी पैरा कमांडोज है, उसके लोग होते हैं रिटायर्ड, और जब उनको आते हैं एक पोस्ट पे वो 15 दिन बैठेंगे, उनको दिया जाता है कि आप एक एक्शन कीजिए, 4 सर कट कर ले आइए और आप जाइए, उसके बाद अपने गांव में आपको 10 लाख रुपया मिल जाएगा। ये होती है उनकी टैक्टिक्स है, और ये थ्योरी में आती है, द थ्योरी ऑफ 1000 कट का एक हिस्सा है बैट एक्शन टीम। नहीं, सवाल ये है कि क्या ये 1000 कट तो हमको देने थे, हम दे पा रहे हैं 1000 कट? वही बात है, इंडिया की कैपेबिलिटी है, इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी है, नॉट ऑफ 1000 कट, 1 करोड़ कट्स वी कैन गिव इट, हम कर सकते हैं, और वो है इच्छा शक्ति। क्या इच्छा शक्ति है हमारे अंदर? लगता है कभी मुझे कि ये है इच्छा शक्ति, जिस तरह से कभी एक्शन हो रही है और जिस तरह से पूरी घाटी आज के दिन में, चाहे वो बॉर्डर है, चाहे उसके इन डेप्थ में है, चाहे वो पुलवामा है, किशन घाटी है, कोई भी है, किसी भी इलाके में, अब आप देखिए ये एक तरह का सिनर्जी आ रही है। आप देखिए उनका चीफ आता है, लास्ट मार्च में आया, 30 अप्रैल को आया, और ये एक्शन हो रही है। बिल्कुल ठीक। यही सवाल आपने कहा राजनीतिक इच्छा शक्ति, यही सवाल मैं प्रेम शुक्ला जी के पास ले जाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सीधा सवाल, क्या ये दोनों आखिरी कॉफिन होंगे या हम इसी तरह तमाशा देखते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल तमाशा नहीं देखा जाएगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति स्पष्ट है कि हम सेना के अपने जवानों को गाजर मूली की तरह कटते हुए नहीं देख सकते, उनको वीर गति प्राप्त होते हुए सिर्फ नहीं देख सकते, सिर्फ हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नहीं देख सकते, बल्कि उन्होंने हमको मारा, हम उनके लोगों को मारेंगे। और जैसा कि जनरल साहब ने कहा, एक आवश्यकता है और सरकार उसके लिए पूरी प्रतिबद्ध है, और इस तरह का हमने सेना नायक चुना है कि जो उनको 1000 कट्स का जवाब उनको लैक्स कट देने की क्षमता रखता है, और उनको इसका जो है परिणाम, जैसा हमारे आज डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा, माकूल जवाब। माकूल जवाब का मतलब नहीं होता है कि एक घटना का जवाब दूसरी घटना है, बल्कि अगली बार वो घटना करने के समय कांपे, ऐसा उनको जवाब दिया जाएगा। अब मैं आपकी पार्टी की अगर बात करूं तो ये बड़ा साफ है कि यूपीए सरकार के टाइम थोड़े कम आतंकवादी हमले हुए थे, एनडीए में 3 साल के दौरान कुछ ज्यादा हो गए। लेकिन सवाल ये भी है कि आपके नेता भी कई कैंडल लाइट ब्रिगेड में हैं, जो कैंडल उठा के घूमते रहते हैं और कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत करो, अच्छे रिश्ते बनाओ। मैं बताऊं, मणिशंकर अय्यर उनमें सबसे नंबर 1 है। वो तो बोलते हैं नरेंद्र मोदी को हटाना हो, पाकिस्तान में अपील करते हैं। नहीं दीपक जी, जब हम समूचे देश की तरफ से बोलते हैं तो ये अलग अलग और छोटे विचारों को हमको अलग कर देना चाहिए। नहीं, विचार तो आपकी पार्टी के नेता ही ला रहे हैं ना, विचार आपकी पार्टी के नेता ला रहे हैं। अब भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि विचार आपकी पार्टी के नेता ला रहे हैं, तो बहस तो होगी देश में। नहीं दीपक जी, बिल्कुल बहस होनी चाहिए, डेमोक्रेसी है, मगर मैं छोटे से 10 सेकंड मुझे दीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू यहां डिस्कस हुआ कि ये सबसे अनुकूल समय इन्फिल्ट्रेशन का है। हमको चाहिए सबसे पहले केंद्र सरकार को कि कश्मीर में पूरी तरह स्टेबिलिटी हो। हमने सरकार को आगाह किया था, जब प्रिवेंटिव डिटेंशन मसरत आलम का नहीं किया सरकार ने, तब से आगाह करना प्रारंभ किया। आज परिस्थितियां वहां बहुत प्रतिकूल है। प्रधानमंत्री जी, राजनीतिक रैलियों को छोड़िए, देश को समय दीजिए। कश्मीर और सीमावर्ती क्षेत्र में गंभीर परिस्थितियां हैं, वहां राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी, आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती भी यहां कह कर गई है कि प्रधानमंत्री को इनिशिएट करना पड़ेगा। तो कलेक्टिवली सारे राजनीतिक दल साथ हैं, हम जवाब देंगे, हमारी सेना कैपेबल है। दीपक जी, जब भी ऐसा इंसिडेंस होता है तो स्विफ्टिव पिनिटिव स्ट्राइक होती है, डिफेंस एक्सपर्ट इस बात को जानते हैं, लेकिन कुछ अवसरों पर उसको बताया जाता है, कुछ अवसरों पर नहीं बताया जाता है। यह हमारे समय भी हुआ, इसमें राजनीतिक श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं कि
दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय पूरा देश मिलकर के दे। आरोप प्रत्यारोप बाद में हम सब लोग मिलकर के कर लेंगे। आज कांग्रेस पार्टी का भी ऑफिशियल स्टैंड है कि हम सरकार के साथ हैं और दृढ़ता से पाकिस्तान को हम मिलकर के जवाब दें। नहीं, आधे अधूरे मन से साथ है आप सरकार के, बिल्कुल आधे अधूरे मन से, क्योंकि आनंद शर्मा का जो स्टेटमेंट है वो आपके बयान की मूल भावना से काफी जुदा है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, बड़ा सवाल यहाँ पर फिर खड़ा होता है कि अरुण जेटली जी ने तो अपनी बात कह दी, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि हम जो बदला होगा वो वक्त पर और समय के हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन आखिरकार ये है कि हम इतना सहन ही क्यों करें? अब मेरे ख्याल से वक्त नहीं बचा है, अब हमको सहन नहीं करना चाहिए। नहीं, हमारी सहन शक्ति की सारी सीमाएं जो है टूटने की कगार पर है। अब सहना आपको अभी भी लगता है टूटी नहीं है? आपको अभी भी लगता है टूटी नहीं है? नहीं, बिल्कुल हम कगार पर खड़े, टूट चुकी, इसलिए तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे नहीं, कगार पर होना और टूट जाना बहुत अलग अंतर वाली बात है। इसलिए लिया गया, हम उनको डिप्लोमेटिकली आज भी जो है, टर्की के प्रधानमंत्री आए और टर्की के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उसमें जो है कश्मीर के मामले में मल्टीलेटरल डिस्कशन होना चाहिए, हम उसको जरा सा भी उनकी बात को गौर करने पर हम राजी नहीं है, किसी तरह के हम डिप्लोमेटिक चैनल खोलने के लिए राजी नहीं है। इसका कारण साफ है कि अब जो है डिप्लोमेसी का समय समाप्त है। अब डिप्लोमेसी पाकिस्तान को घेरने की हो सकती है, अब उनको रणनीतिक तौर पर जो है पूरी तरह से पराजित करने का ही योजना बनाई जा सकती है। जितना उनसे बात की जा सकती थी हमने उनको जो है ताशकंद डिक्लेरेशन, शिमला समझौता, लाहौर डिक्लेरेशन सब देख लिया। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के अलावा और जिसका उनकी सेना पर प्रभाव पड़े कोई दूसरा मार्ग। जनरल के सिन्हा, आपको लगता है कथनी और करनी में अंतर है यहाँ पर? मेरे को ऐसा लगता है कि कथनी और करनी में थोड़ा गैप है, मगर यदि डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने दिखाया है इच्छा शक्ति कि एक सोल्जर को उन्होंने चीफ चुना है, तो मुझे यह पता है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, और यहां पर दो प्रवक्ता हैं गवर्नमेंट के, वो भी बैठे हैं। देखिए, हमारी जो जूनियर लीडरशिप है इंडियन आर्मी की और जो जवानों की क्षमता है, आप केवल उसको एक बार ये कहिए कि यह आप करें, इसके लिए कोई समय और कोई एक मौके की तलाश नहीं होती। ये कल हो सकता है। मैं सिख रेजिमेंट का हूं और मेरे ही जवान 22 सिख का एक जेसीओ मारा गया है, और ये यूनिट लेवल पे इसका बदला कल रात में आ सकता है, और इतना तगड़ा ये इसका जवाब आएगा कि देश फिर दिखाएगा कि पाकिस्तान क्या है। इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी, इसके लिए कोई ऑपरेशनल लेवल, स्ट्रैटेजिक लेवल, टैक्टिकल क्या है, एब्सोल्युटली सब टैक्टिकल लेवल पे इसका जवाब है, और इसका जवाब कल दिया जा सकता है। बिल्कुल कल दिया जा सकता है। लेकिन सौरभ जैसे बता रहे हैं, सौरभ कह रहे हैं कि एमईए में भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैंडल लाइट विजिल यानी कैंडल लाइट लेके जाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान से अच्छे संबंध होने चाहिए, ट्रैक 2 चालू रखिए, ये चालू रखिए, वो चालू रखिए। सौरभ, इन कैंडल लाइट वालों को आप क्या बोलेंगे जो मार्च निकालते रहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों और दूसरी तरफ हमारे सैनिकों के शव आते रहते हैं? दीपक, मैं उनको ये कहूंगा कि वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल परे हैं और वो देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, हमारे सोल्जर्स के साथ अन्याय कर रहे हैं। वो जानते नहीं है कि पाकिस्तान जो है एक दोगला देश है, उसको कभी आप विश्वास नहीं कर सकते। उसके साथ आप जितने कैंडल जला लें, कुछ बदलने वाला नहीं है। उसको एक करारा जवाब देना पड़ेगा। और मैं फिर मैं कह रहा हूं कि ये सरकार सक्षम है, हमारे जवान सक्षम है। ऐसे जनरल साहब ने कहा कि उनको एक आप आदेश दे दीजिए, और मैं ये कह रहा हूं कि डिप्लोमेसी करिए, पर डिप्लोमेसी कैन नॉट बी द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट विद पाकिस्तान। यू हैव टू हैव, आपको एक मिलिट्री और टैक्टिकल ऑप्शंस जो है सस्टेन्ड रूप में पाकिस्तान के साथ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो जो है इस तरह की भाषा, सिविलाइज भाषा नहीं समझता है। और यही कारण है कि पाकिस्तानी आर्मी जो अपने आप को एक सिविलाइज वो कहती है, इस तरह की बर्बरतापूर्ण वो ये घटना बार बार करती रहती है। तो ये समय है दिखाने का कि भारत का एक भी जो जवान है, इस तरह की अगर घटना होगी तो उसका बर्दाश्त भारत सरकार और भारत के लोग नहीं करेंगे। भारत के लोग तो बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करते, उम्मीद करते कि सरकार भी माकूल वक्त पर माकूल जवाब दे। लेकिन कर्नल राठौर साहब, सज्जन जिंदल वहां पर गए,
सज्जन जिंदल ट्रैक 2 के लिए गए, उनकी मुलाकात को पाकिस्तान के अखबारों ने बहुत बड़ा इशू बना दिया। फिर उसके बाद डॉन अखबार ने एक ऐसी रिपोर्ट छापी जिसने नवाज शरीफ और सेना के संबंध बिल्कुल खराब कर दिए। जो रिपोर्ट छपी थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लोग जो हैं, आप लोगों ने पाकिस्तान को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा अंतर्राष्ट्रीय माहौल पे। या गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट क्या होते हैं, एक डिप्लोमेट ने यह बात कही थी। इसके बावजूद भी हमको क्या ट्रैक 2 पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, कहीं न कहीं भारत पाकिस्तान को टैकल करने में असफल रहा है। मुझे ये कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है। जो चीजें हम कर सकते हैं वो भी नहीं करते। अगर इस बात में लोग किसी को सुझाव चाहिए, 15 साल पाकिस्तान से अगर कोई संबंध ना रखा जाए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? क्या अपनी जीडीपी इतनी नीचे चली जाएगी? आप इंडस का पानी क्यों नहीं बंद करते? अंतर्राष्ट्रीय हवा के विरुद्ध जाएंगे आप अंतर्राष्ट्रीय हवा के विरुद्ध जाएंगे। जी हाँ, आप ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं बंद करते? पाकिस्तान को एक पैरिया स्टेट घोषित करने में और उसके साथ सख्त रुख रखने में आपको क्या समस्या है? उधर जवान शहीद होते हैं, इधर आप डिप्लोमेटिक चैनल की बात करते हैं। डिप्लोमेसी का इस्तेमाल आप करिए आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने में पाकिस्तान के खिलाफ, वो जरूरी है। अगर कश्मीर में हवा इतनी खराब है तो क्या जरूरी है सज्जन जिंदल को अभी इस्तेमाल करना? मैं नहीं समझता। कौन ऐसा आदमी है फॉरेन मिनिस्ट्री में जो ट्रैक 2 की सलाह देता है? ट्रैक 2 के लिए कोई माकूल वक्त नहीं है। पाकिस्तान के बारे में सौरभ शुक्ला जी ने कहा कि एक वैसा ही नेशन है, जो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता शब्द, उसी से मानेगा। पाकिस्तान के लिए 10 गुनी 20 गुनी चुकानी पड़ेगी। वही भाषा वो समझता है। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना पाकिस्तान ने कम से कम हमें रीड कर लिया है कि इनको साल 6 महीने में 2-4 कॉफिन भेजने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और वाकई में जिस तरह के हालात कश्मीर के अंदर हैं, हमको उस पर भी देखना चाहिए कि किस तरह के हालात पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर कर रखे हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि कश्मीर की जो पत्थरबाजी है, कश्मीर की जो अंदरूनी हालात है, वो इसलिए और बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आप पर एक दबाव है कि आपको पीडीपी और बीजेपी की सरकार चलाना है? वो कई तरह की दिक्कतें आपके लिए पैदा कर रही है। नहीं, पीडीपी और बीजेपी की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को शेष रखने के लिए रही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी संप्रभुता को चुनौती कोई दे। और इसलिए हमारे यहाँ स्पष्ट तौर पर जनरल रावत जी ने कहा कि जो कोई पत्थर चला रहा है वो पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद को शील्ड दे रहा है, हम उसको भी आतंकवादी की तरह ट्रीट करेंगे। और आतंकवादी की तरह ट्रीट करना यही हमारी नेशनल पॉलिसी है। तो साफ तौर पर लेकिन प्रेम शुक्ला जी, इतने महीने हो गए, हम कर कहाँ पा रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो ऑब्स्ट्रक्शन है पीडीपी और बीजेपी सरकार का। आप चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं वो आप चाह कर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि नहीं, बिल्कुल करेंगे। देखिए, लोकतंत्र को जीवित रखना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन संप्रभुता की शर्त पर नहीं। संप्रभुता हमारे लिए, भारत की संप्रभुता, अखंडता हमारे लिए सबसे बड़ी अनिवार्यता है, सबसे बड़ी आवश्यकता है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ठीक है, आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन कर्नल मेजर राठौर, जनरल राठौर साहब, माफ कीजिएगा, जनरल सिन्हा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो बात प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, क्या उसको वाकई एक्शन में लाया जा सकता है? क्योंकि मुझे ये लगता है कि बयान देने के लिए तो हम दे देते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हम बहुत वक्त लेते हैं। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हमने 26-27 दिन ले लिए, उसके बाद हमने जवाब दिया। क्या वाकई ये थ्योरी सही है कि सही वक्त पर सही जगह सही जवाब दिया जाएगा? और देखिए दीपक जी, जो आपका सवाल है उसके अंदर इतनी गहराई है ना, कि जो आप कह रहे हैं कि टाइम लिमिट क्या होना चाहिए हमारी एक्शंस का। ये कोई एक्शन नहीं है कि उन्होंने एक थप्पड़ मारा, थप्पड़ का जवाब हमने थप्पड़ से दिया। यदि आप ओवरऑल पिक्चर में बात करें, और जो शुक्ला जी बात कर रहे थे कि जो पत्थरबाजी हो रही है, एलओसी में ये हो रहा है, आतंकवादी यूनिट कैंपों में घुस रहे हैं, मार रहे हैं, आज आप वैन लूटा जा रहा है, ये ओवरऑल आप गैम्बेट देखेंगे तो सिचुएशन डेटेरिएट है। और इसको हमने लिंक नहीं किया उधर अफगानिस्तान में। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, मदर ऑल बॉम्ब्स, इट इज सब न्यूक्लियर सिस्टम का उन्होंने तोड़ा बड़ा पे गिराया। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। आज हमारे यहां उनके चीफ घूम रहे हैं, वहां ये हो रही है, चीफ इस एलओसी में घूम रहा है,
और ये एक्शन करता है, सर काट के ले जाता है। हम बिगर पिक्चर को नहीं पढ़ रहे हैं, मगर मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट करेक्ट रीड कर रही है। उनके कंपल्शंस होंगे जो आप ब्रिंग आउट कर रहे थे, मेरे ख्याल से उनको ये छोड़ना पड़ेगा, ये गैम्बल, और नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर में ए वेरी स्ट्रांग एक्शन। एंड मैं आपको बताता हूं, इसके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आर्टी ड्यूलेट की जरूरत नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक 200 मीटर नहीं होती, सर्जिकल स्ट्राइक होती है जब आप मीडियम लेवल में जाएं, और वो कैपेबिलिटी है इंडियन आर्मी में। वो कैपेबिलिटी हम तो वॉर के दौरान हम लोग गए हैं 7 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है। सवाल यहां पर यह है, सवाल यहां पर दो हैं। बड़ा सवाल कि हम कितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हैं, और दूसरा बड़ा सवाल, हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात को गंभीरता से ले, ये जो 2 कॉफिन आए हैं, 2 ताबूत आए हैं, वो आखिरी ताबूत हों पाकिस्तान की सेना के भारत को। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।